क्या आप दौरे से पीड़ित हैं? क्या आपके हाथ पैरों में दर्द या सुन्नता है? तो ये दवा आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम उन दवाओं में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दौरे के साथ साथ न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए संकेतित हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि गेबापेंटिन है। गेबापेंटिन एंटीकॉन्वुलेसेंट के रूप में वर्गीकृत दवाओं में से एक है। ये कई ब्रांड नामों में उपलब्ध है, जिसमें गेबापिन, न्यूरोटिन, गैबेंटिन और कई अन्य शामिल हैं। यह उन दवाओं में से एक है जो एंटी एपिलेप्टिक दवाओं से संबंधित हैं। ये दवा आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स को बाधित करके ऐंठन को कम करती है। आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स की सक्रियता से दौरे उत्पन्न होते हैं। गेबापेंटिन इन न्यूरॉन्स की गतिविधि को कम कर सकता है। भले ही इस दवा के नाम में गाबर शामिल है, लेकिन ये दवा गाबर नामक रासायनिक मध्यस्थों में से एक पर काम नहीं कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि गेबापेंटिन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों की गतिविधि को अवरुद्ध करता है। गेबापेंटिन आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स की अत्यधिक सक्रियता से जुड़े दर्द को भी कम कर सकता है। इसका उपयोग कुछ अन्य स्थितियों में भी किया जाता है जो अत्यधिक न्यूरोनल सक्रियता से जुड़ी होती हैं। ये लोगों में चिंता और बेचैनी को भी कम कर सकता है। हालांकि इस दवा का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे कम खुराक से शुरू किया जाना चाहिए। यह आपकी सतर्कता और ध्यान को भी प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम इस दवा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी खुराक क्या है, इसके सामान्य और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव क्या है, महत्वपूर्ण सावधानियां, ऐसी सभी पूरी जानकारी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। साथ ही अधिक रोचक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आइए गेबापेंटिन के बारे में पूरी जानकारी देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स के उत्तेजित होने से दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क के भीतर कई प्रकार के रासायनिक मध्यस्थ शामिल होते हैं। कुछ मध्यस्थ उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य मध्यस्थ अवरोध पैदा कर सकते हैं। इन मध्यस्थों में ग्लूटामेट उत्तेजना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स द्वारा कार्य कर सकता है। रिसेप्टर्स में से एक AMPA है। ये रिसेप्टर्स सक्रिय होने पर उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। वे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोल सकते हैं जो न्यूरॉन्स के उत्तेजना के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह न्यूरॉन्स के उत्तेजना में कुछ अन्य आयन भी शामिल होते हैं। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब ये कैल्शियम आयन न्यूरॉन्स में प्रवेश करते हैं तो वे भी उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। अब गेबापेंटिन आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की उत्तेजना को कम करता है। इस प्रकार ये दौरे की प्रवृत्ति को कम कर सकता है। गेबापेंटिन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों पर कार्य करता है। हालांकि ये सीधे इन कैल्शियम चैनलों को अवरुद्ध नहीं करता है। यह एक सहायक साइट पर कार्य कर सकता है जहां ये कैल्शियम चैनलों के सक्रियण को बांध सकता है और बाधित कर सकता है। इस साइट को अल्फा 2 डेल्टा 1 साइट कहा जाता है। इस साइट से बंध कर गेबापेंटिन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों को खोलने से रोक सकता है। इस प्रकार यह न्यूरॉन्स की उत्तेजना को कम करता है। इसके परिणामस्वरूप दौरे की सक्रियता कम हो जाती है और यह अत्यधिक न्यूरोनल सक्रियण के कारण होने वाले दर्द को भी कम करता है। इसीलिए गेबापेंटिन का उपयोग दौरे को रोकने के साथ साथ पोस्टहर्पेटिक न्यूरल्जिया में दर्द को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि खुराक क्या है और इस दवा को कैसे लेना है। आप कैप्सूल और टैबलेट दोनों में गेबापेंटिन प्राप्त कर सकते हैं। इस दवा की खुराक उपयोग के उद्देश्य, आपकी उम्र और आपको दी जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करती है। इसे हमेशा शुरुआत में कम खुराक से शुरू किया जाता है। आंशिक मिर्गी के उपचार के लिए ये दवा दिन में 3 बार दी जाने वाली 300 मिलीग्राम की प्रारंभिक खुराक पर दी जाती है। इसलिए शुरुआत में आपको प्रतिदिन 900 मिलीग्राम की दैनिक खुराक दी जाती है। बाद में खुराक को दिन में 3 बार दी जाने वाली 600 मिलीग्राम तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो कुल दैनिक खुराक 1800 मिलीग्राम है। बच्चों में गेबापेंटिन उनके शरीर के वजन के आधार पर दी जाती है। आमतौर पर दैनिक खुराक शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 10 से 15 मिलीग्राम तक परिवर्तनशील होती है। पोस्टहर्पेटिक न्यूरल्जिया के उपचार के लिए लक्ष्य खुराक प्राप्त करने के लिए प्रशासन की आवृत्ति धीरे धीरे प्रत्येक दिन बढ़ाई जाती है। पहले दिन इसे 300 मिलीग्राम की एकल खुराक के रूप में दिया जाता है। दूसरे दिन इसे 2 बार दिया जाता है और प्रत्येक बार इसे 300 मिलीग्राम की खुराक पर दिया जाता है।
तो कुल खुराक 600 मिलीग्राम है। तीसरे दिन इसे 3 बार दिया जाता है, प्रत्येक खुराक 300 मिलीग्राम होती है, इसलिए तीसरे दिन कुल दैनिक खुराक 900 मिलीग्राम होती है। अंत में इसे दिन में 3 बार दिया जाता है, प्रत्येक खुराक 600 मिलीग्राम होती है, तो कुल दैनिक खुराक 1800 मिलीग्राम होती है। दोस्तों, अब आइए गेबापेंटिन के साइड इफेक्ट्स को देखें। गेबापेंटिन आपके मस्तिष्क पर काम करता है और यह कुछ अवसादग्रस्त प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके साथ ही आपको चक्कर आना, उनींदापन और तंद्रा जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह एटेक्सिया नामक एक और साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है, जो आपके शरीर में संतुलन की कमी है। आप थका हुआ और ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। अन्य साइड इफेक्ट्स जैसे कि मुंह सूखना, कब्ज, अपच और सांस लेने में कठिनाई देखे जा सकते हैं। गेबापेंटिन कुछ लोगों में हाइपोटेंशन का कारण भी बन सकता है। अब आइए गेबापेंटिन की सावधानियों को देखें। गेबापेंटिन के इस्तेमाल से आपको नींद आ सकती है। इस स्थिति को सोमनोलेस भी कहा जाता है। आपको उनींदापन और चक्कर आ सकता है। गेबापेंटिन लोगों में चक्कर भी पैदा कर सकता है। इन सभी चीजों की वजह से ये संतुलन और बेहोशी का कुछ नुकसान पैदा कर सकता है। गेबापेंटिन द्वारा पैदा की गई तंद्रा और तंद्रा दिन के समय की गतिविधियों को बाधित कर सकती है। यह आपकी सतर्कता को कम कर सकती है। इसीलिए जब भी यह गेबापेंटिन ली जाए तो आपको वाहन चलाते समय या मशीनरी के साथ काम करते समय सावधान रहना चाहिए। हालांकि दुर्लभ कुछ लोगों को अतिसंवेदनशील प्रतिक्रियाओं का अनुभव हो सकता है। यह एनाफिलेक्सिस नामक स्थिति पैदा कर सकता है। गेबापेंटिन एंजियोइडेमा का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप होंठ, जीभ, चेहरे और स्वर यंत्र में सूजन आ सकती है। ये सांस लेने में कठिनाई और कुछ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि यह रक्तचाप को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हाइपोटेंशन हो सकता है। ये प्रभाव दवा की पहली खुराक के साथ देखे जा सकते हैं। हालांकि एनाफिलेक्सिस सभी लोगों में आम नहीं है। ये कुछ लोगों में देखा जाता है जो इस दवा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए यदि आप इन लक्षणों को देखते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। इससे सांस लेने में कठिनाई और कुछ ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। यहाँ तक कि यह रक्तचाप को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हाइपोटेंशन हो सकता है। ये प्रभाव दवा की पहली खुराक के साथ देखे जा सकते हैं। हालांकि एनाफिलेक्सिस सभी लोगों में आम नहीं है। ये कुछ लोगों में देखा जाता है जो इस दवा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए यदि आप इन लक्षणों को देखते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ये दवा आपकी भूख बढ़ा सकती है और भोजन का सेवन बढ़ा सकती है, इसलिए लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर यह शरीर के वजन को बढ़ा सकती है। इसलिए उच्च कैलोरी वाले आहार और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने की कोशिश करें और संतुलित आहार बनाए रखें। दोस्तों, आपको अपने मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली अन्य दवाओं के साथ गेबापेंटिन का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ओपियोइड जैसी दवाओं का उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है और वे आपके सीएनएस पर कार्य करते हैं। ओपियोइड के साथ गेबापेंटिन लेने से बेहोशी और उनींदापन का खतरा बढ़ सकता है। ये श्वसन अवसाद के जोखिम को भी बढ़ा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से यह अस्थमा, सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे श्वसन विकारों वाले लोगों में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि यह प्रभाव बुजुर्गों में अधिक स्पष्ट होता है, इसलिए बुजुर्गों में गेबापेंटिन का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। आपको गेबापेंटिन को अचानक बंद नहीं करना चाहिए। चूंकि गेबापेंटिन ऐंठन को कम करता है, इसलिए इस दवा को अचानक बंद करने से दौरे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे प्रभावों को वापसी प्रभाव कहा जाता है। खासकर जब आप अधिक खुराक लेते हैं तो वे अधिक स्पष्ट होते हैं। इसलिए कभी भी अचानक गेबापेंटिन को बंद न करें। यदि आप किसी कारण से इस दवा को बंद करना चाहते हैं तो कुछ दिनों में धीरे धीरे खुराक कम करें। इससे दौरे का खतरा कम हो जाता है। गेबापेंटिन मूड और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, खासकर बच्चों में। ये बच्चों में असामान्य विचार पैदा कर सकता है। इसलिए जब बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है तो सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह आक्रामकता और आत्महत्या की शुरुआत का कारण बन सकता है। उनमें हलचल और बेचैनी भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है तो इन लक्षणों को ध्यान से देखें। दोस्तों, यह इस दवा गेबापेंटिन के बारे में सब कुछ है। यह वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों पर अल्फा 2 डेल्टा 1 साइट पर कार्य करता है और न्यूरॉन्स की गतिविधि को कम करता है।
नींदापन, तंद्रा, चक्कर आना और बेहोशी ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिन्हें गेबापेंटिन के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस दवा का उपयोग आंशिक मिर्गी के उपचार के साथ साथ न्यूरोपैथिक दर्द और पोस्टरपेटिक न्यूरल्जिया के प्रबंधन में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी वाकई उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण दवा पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अलविदा।